हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके जीएस वाला के इस साइंस सीरीज़ में। आज हम लोग फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन या फिर हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसी चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल होंगे तो उसको मैं बनाते चल रहा हूँ। आप कॉपी कलम लेकर के बैठें। कोई टॉपिक ऐसा होगा जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी तो उसको मैं डिस्कस भी करूँगा, इसलिए कॉपी कलम साथ में लेके बैठें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए ताकि आपके दोस्त जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साइंस सीरीज़ का लाभ वो भी उठाएँ। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। लिफ्ट में जब आप खड़े रहते हैं तो आपका भार जो है लिफ्ट में कितना बल लगा रहा होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यानी कि ग्रेविटी जिस स्पीड से आपको नीचे की तरफ खींच रही है, उस स्पीड से अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उस दौरान आपका जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए, लिफ्ट जो है एक टोटल टॉपिक ही हमने पीछे पढ़ाया हुआ था। चैप्टर 2 आप जब ओपन कीजिएगा फिजिक्स का तो आप उसमें देखिएगा कि लिफ्ट मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसको देखिएगा। 5 रूल्स होते हैं जो लिफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। उन 5 रूल्स की चर्चा हमने वहाँ पे करी है। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो को तो उस वीडियो को निश्चित रूप से एक बार देख लीजिए ताकि लिफ्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। पहला बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। दूसरा बोल रहा है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सी नंबर बोल रहा है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। डी नंबर, ना द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो चंद्रमा से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो वेट यानी कि भार को प्रभावित करती है, द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करती। अब भार और द्रव्यमान को एक बार आप समझ लीजिए। एक्चुअली पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जिस ताकत से बल लगाया जाता है, जितना बल लगाया जाता है उतना ही उस वस्तु का भार होता है। लेकिन द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्य की मात्रा। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। यानी इसको अब हाथ से आप फैला के देखिए, जैसे इसको कैसे हाथ से फैला के देखिएगा आप। हम लोग बताते हैं कितना खाए हो तो इतना खाए हैं, एक आइडिया लग रहा होगा आपको। तो उतना जो है ना सभी जगह सेम ही होगा, ठीक है। यानी कि द्रव्य की मात्रा उतनी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे अगर आप 60 केजी रुई है, उसको अगर आप पृथ्वी पर रखिएगा तो मान लेते कि एक बड़े बोरे में पूरा ठूस ठूस के अगर होगा, उसको चंद्रमा पे लेके जाइएगा तो भी वो बड़ा बोरा में ही ठूस ठूस के रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे जब तौलिएगा, उसका वेट कीजिएगा, तो वहाँ पे जाने के बाद मात्र वो 10 केजी का होगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 1/6 होता है, ओके। यानी कि इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाना, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 6ठा भाग है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? हमने अभी बताया था पीछे कि द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो द्रव्यमान पृथ्वी पे है वही द्रव्यमान ऊपर भी रह जाएगा, यानी कि 100 किलोग्राम ही रह जाएगा। बदलेगा क्या? तो भार बदलेगा। अगर भार की बात पूछता तो भार आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, 100/6। लेकिन अभी ये गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला, किसी पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। एक्चुअली देखिए,
ये जो है जी का मान यानी कि स्मॉल जी का मान अलग अलग जगहों पर परिवर्तित होते रहता है, अलग अलग जगहों पर यह क्या होता है, बदलते रहता है। तो इसके हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको समझ लीजिए, अगर आपके पास कॉपी कलम है तो पॉइंट में लिख लीजिए। जी का मान, जी यानी कि स्मॉल जी का मान जो होता है वो पृथ्वी पर सामान्य तौर पे यानी कि लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के दौरान अगर आपको क्वेश्चन में जी का मान 10 दे रहा है तो ठीक है, 10 न्यूमेरिकल बनाते समय आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका फिक्स होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल है, लेकिन अगर हम पृथ्वी को डीपली देखने लगे तो उस दौरान उस जी के मान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जैसे भूमध्य रेखा देख लीजिए आप, अगर आपको ज्योग्राफी पता होगा, ज्योग्राफी में तो भूमध्य रेखा आपको आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ पे होता है। भूमध्य रेखा उस रेखा को कहते हैं जो पृथ्वी को बीचों बीच दो बराबर भागों में काटती है, उसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ बढ़िएगा, वो चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़िए या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़िए, जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, और ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होगा, वो चाहे उत्तरी ध्रुव पे हो या दक्षिणी ध्रुव पे हो। अब उसी को उल्टा कर दीजिए, अगर ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो उस दौरान जी का मान घटता जाएगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की जो सतह है उससे अगर आप नीचे जाते हैं तो जी का मान घटेगा, उससे अगर आप ऊपर आते हैं तो जी का मान घटेगा, लेकिन पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। और जब आप पृथ्वी के केंद्र में चले जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी अब आपको और नहीं खींच सकती। जैसे मान लेते हैं कि आपसे आपकी 1 हाथ की दूरी पर कोई बंदा खड़ा है या फिर 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ की दूरी पर कोई बंदा खड़ा है, उस बंदे को आप एक रस्सी पकड़ाइए और उसको खींचिए तो आप जितना ताकत चाहें लगा सकते हैं, लेकिन वही बंदा अब अगर आपके शरीर में आके सट चिपक जाए तो आप उसको नहीं खींच सकते, यानी कि वहाँ पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। यही चीज़ है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में चली जाती है, यानी कि जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, जहाँ से प्रारंभ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कोई वस्तु वहाँ पे जाके पहुँच जाए तो अब जी मान क्या लगा पाएगी, नहीं लगा पाएगी, जी अपना ताकत नहीं लगा पाएगी, यानी कि केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाएगा। ओके, अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अभी हमने देखा था, ऑप्शन ए बोल रहा है उसका भार बढ़ जाएगा। यहाँ बोला है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो भार तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। सी क्या बोल रहा है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह भी गलत है। वह पूर्ण रूप से भार रहित रहेगा, एक्चुअली बाहर नहीं होगा, भार होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, भारहीनता होती है। भारहीनता कब होगी, जब गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाए, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा यानी कि जीरो, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण। कक्षा में अंतरिक्ष यान यानी कि अंतरिक्ष यान जब अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है पृथ्वी के चारों तरफ, तो उस टाइम गुरुत्वाकर्षण भारहीनता का जो अनुभूति होती है उसका कारण क्या है। उसका कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, यानी कि कक्षा का त्वरण और बाहरी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण दोनों बराबर हो जाता है, जिसके कारण भारहीनता की अनुभूति होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है। तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, क्या होगा। पेंडुलम को हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, पृथ्वी से लेके जा रहे हैं, पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जा रहे हैं, तो उस दौरान जो है क्या होगा, घड़ी के साथ कौन सी स्थिति आएगी, तो घड़ी जो है आपका वो सुस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन था कि 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है,
ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी को हम लोग बोलते हैं यानी कि पृथ्वी का एक्सेलरेशन, पृथ्वी का त्वरण है वो ग्रेविटी। आप देखते होंगे कि त्वरण का जो यूनिट होता है यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही ग्रेविटी में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बोला कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान इनमें से क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम। यानी कि क्या है, ये बल है। पृथ्वी जो है जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि बल, फॉर्मूला इसका देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फोर्स बराबर होता है। अब देखिए, फोर्स हमें नहीं पता है, फोर्स पता करना है। मास कितना दिया हुआ है? 1 kg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। यानी क्या गया? 9.8 न्यूटन। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन बोला जाता है। आप पीछे मैंने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा फिजिक्स के प्लेलिस्ट में ही हमने डाल रखा है, डायमेंशन निकालना, मात्रक निकालना, वहाँ पे आप जाइएगा तो पता चलेगा कि अच्छा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन कैसे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यानी कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को अंतरिक्ष की तरफ भेजा जाए तो उसका पलायन वेग जो है किस बात पर निर्भर करेगा? तो उसका पलायन वेग प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रक्षेपण जो है सो केंद्र श्रीहरिकोटा में है। भारत के किसी भी कोने से प्रक्षेपण कर पाना संभव नहीं है। अगला, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी के जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकेंड लेता है, जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वस्तु है, कोई पत्थर है जिसको हम लोग नीचे की तरफ गिराते हैं पुल से नदी में, और पुल से नदी में गिरने के दौरान वो 5 सेकेंड का समय लेता है, 5 सेकेंड का टाइम लेता है उस नदी में गिरने के दौरान। तो पूछ रहा है कि जहाँ से आप गिरा रहे हैं यानी कि पुल से पानी का जो सतह है उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि छोड़ा जाता है, इसका मतलब हाथ में पकड़ा हुआ है तो इनिशियल हो गया 0। 0 में T 5 सेकेंड है, 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बचा प्लस के बाद वाला 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। G जो है कितना है? वह 9.8, मैंने बताया था कि अगर नहीं दिया है 10, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T जो है वो भी आपका 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, केवल मीटर से मीटर रहेगा। 2 से इसको कट कीजिएगा तो 4.9 आएगा। ठीक है, 4.9 को जब 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 122.5 आएगा मीटर। यानी कि 122.5 मीटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। U इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल का मतलब है जब पत्थर हाथ में पकड़ा हुआ है तो इनिशियल 0 हो जाएगा, यानी कि पहला पोर्शन जो है 0 हो गया, प्लस हाफ GT स्क्वायर है। G के जगह पर नहीं दिया हुआ है 10, इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डलाएगा। T 5 दिया हुआ है तो 5 बचे 25 हो जाएगा, अब उसको हमने गुना कर दिया है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य नहीं करती है? तो मुक्त रूप से अगर कोई पिंड पृथ्वी पर गिर रही है तो उस पर एक ही बल कार्य नहीं करेगी, उसका नाम है आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल तभी कार्य करेगी जब कोई वस्तु सर्कल में घूम रहा है। अगला, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है। समुद्र में जो ज्वारीय तरंग होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या हो गया है
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है वो, तो बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला, चट्टान के एक टुकड़े को जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बदलेगा। गलत बात है, कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान और वजन दोनों बदलेंगे। गलत बात है, द्रव्यमान तो वहीं रहेगा, वजन बदलेगा। सी नंबर, द्रव्यमान नियत रहेगा, वजन बदलेगा। बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक है, द्रव्यमान नियत रहेगा यानी कि द्रव्यमान वहीं रहेगा, वजन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वजन यानी कि भार। अगला, किसी तुल्य ग्रही उपग्रह का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो किसी भी तुल्य ग्रही उपग्रह का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे? अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? उस दौरान वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान वहीं रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। पिंड का वजन, ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। गलत बात है। ध्रुवों पर अधिक होता है। सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, माने बहुत कम है। सी नंबर सही हो जाएगा आंसर। अगला, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? एक साथ गिराया जाता है तो उस दौरान दोनों के दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए ये था आपका ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण से अब तक के पूछे गए सारे सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में निश्चित रूप से इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। अगर गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल करके पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका वेव मोशन एंड साउंड, यानी कि तरंग गति और ध्वनि। चलिए, थैंक यू।